माँ यति चेतनानंद, आपसे बात शुरू करूंगा। अयोध्या में जब सर्वे हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब उस प्रामाणिक तौर पर कुछ साक्ष्य सामने रखे, तब से जो इस अयोध्या के केस ने गति पकड़ी, तो उसकी निर्णायक परिणति 2019 में हुई कि सैकड़ों साल का संघर्ष समाप्त हो गया। वैसी ही प्रक्रिया काशी के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों से होती हुई तय हुई, जिसकी रिपोर्ट अब फाइल होनी है अदालत में। सर्वे हो चुका। और ये तीसरा स्थान था मथुरा, कृष्ण जन्म स्थान। इसमें शाही ईदगाह मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सर्वे कराए जाने का आदेश भी हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया। तो क्या माना जाए कि अब 2024 काशी और मथुरा और अयोध्या तीनों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है? देखिए अमिताभ जी, पॉलिटिकली तो अगर आप बात करें तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि 100 करोड़ सनातनी देश का लगातार सतत संघर्ष कर रहा है और ये एक स्वाभिमान का संघर्ष है। ये हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ प्रश्न रहा। काशी, मथुरा और अयोध्या 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, वो आम जन के लिए, उसके द्वार रामलला के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। दूसरा, काशी विश्वनाथ में जब सर्वे का आदेश आया तो उस समय पे जिस तरीके का घटनाक्रम वहां हुआ, वहां जबरन रोका गया सर्वे को, हमला हुआ, ये सब दिखाता है कि आप हमें हमारे स्वाभिमान की लड़ाई न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी लड़ने नहीं देना चाहते थे। अब मथुरा में बिल्कुल वही बात हुई। मथुरा में भी सर्वे, अब वर्शिप एक्ट के लिए चिल्ला रहे हैं लगातार, आप ये कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। तो क्या न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो न्यायाधीश आप लोगों से कम विद्वान है? क्या उन्होंने कानून नहीं पढ़ा है, या आप ये कहते हैं कि वो कानून की अवमानना कर कर आदेश पारित कर रहे हैं? ये सब कुछ जनता देख रही है, ये 100 करोड़ सनातनी देख रहा है और वो देख रहा है किस तरीके से एक बाधा उत्पन्न की जा रही है हमारे और हमारे इष्ट के बीच में। और ये बाधा एक दिन की नहीं है, ये एक लंबा संघर्ष है और कोई अभी उठ के नहीं मुकदमा दायर करने चला है। लगातार हम इन स्थानों के लिए, जब कोई पार्टी नहीं थी देश में, जब कोई संस्था नहीं थी देश में, तब भी हिंदू अपने अस्तित्व, अपने स्वाभिमान, अपने की भूमि को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। तो अमिताभ जी, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा कि जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी, अगर आप इसको सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सांच को आंच नहीं होती है। हम तो निर्भय होकर संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है यदि दोबारा में आते हैं आपके पास, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं। रशादी साहब, ज्ञानवापी के लिए जब सर्वे का आदेश हुआ, उसके खिलाफ इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट आई थी और मुझे स्मरण है तब भी यही तर्क दिया था कि साहब वर्शिप एक्ट लागू है, ये कैसा आदेश दे दिया, सर्वे कैसे हो सकता है वर्शिप एक्ट में। तब भारत की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि वर्शिप एक्ट सर्वे में कहीं रोक नहीं लगा था, इसलिए उसने सर्वे को हरी झंडी दिखाई। सेम मसला मथुरा पर आया, अब की शाही ईदगाह मस्जिद आई, सुप्रीम कोर्ट बोली जी वर्शिप एक्ट है सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं तर्कों के आधार पर उस बात को भी खारिज कर दिया। जब काशी में वही तर्क गए थे, काशी के मामले में, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने उन तर्कों को सुनने के बाद खारिज करते हुए सर्वे को अपहेल्ड किया, तो वही सेम चीज जब मथुरा में आई तब फिर वही तर्क क्यों? प्रसादी साहब देखिए मोहतरम जी, जो हक है, जो सच है, जो कानून है, जो लॉ है, वो लॉ रहेगा। आप उसको एक बार अगर डिक्लाइन कर देते हैं तो उसका मतलब नहीं कि लॉ खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
वैसे तो वर्शिप एक्ट 1991 का जो लॉ है वो पार्लियामेंट ने फुल मेजोरिटी से बनाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट की एक मेजर बेंच ने उसे अपहेल्ड भी किया बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट में। तो वो लॉ अपनी जगह है। जो तर्क उठाया मस्जिद की कमेटी ने, वो चाहे आपके क्या बाबरी मस्जिद की कमेटी हो चाहे शाही ईदगाह ट्रस्ट के हो, उसने अपनी पिटीशन में इस तर्क को उठाया। तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रिप्लाई दिया है या जो ऑर्डर दिया है वो एक टेक्निकल इशू है। अगर आप इसे कानून की नजर से पढ़े, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो कैरेक्टर है, बुनियादी कैरेक्टर 1947 के बाद वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव की बात नहीं होना चाहिए, उसे बदलना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस सर्वे के जरिए इस पे 1991 वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं लागू होता कि बुनियादी कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा। सर्वे से सिर्फ कुछ चीजें निकल कर सामने आएगी, जो भी उसकी सर्वे की डिस्कवरीज है जो भी सामने निकल कर सामने आए। सवाल ये है कि जो पिटीशन करने वाले हैं या जो वादी हैं जो सर्वे के लिए गए थे कोर्ट में, जिन्होंने दरवाजा ठकठकाया था, कि उनकी मंशा क्या है, उनकी नियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसका जो हुक्म है वो सराखों पर है। पर जो वादी है उनकी मंशा क्या है, वो ये चाहते हैं कि ये डिस्प्यूट दोबारा खड़ा हो, वो चाहते हैं कि फिर देश का माहौल खराब हो, वो चाहते हैं फिर देश में पोलराइजेशन हो, वो चाहते हैं फिर देश इस तरह के हिंदू मुस्लिम फसाद में और उसमें उलझे। जब एक फैसला जो ट्रस्ट है श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट और जो शाही ईदगाह की ट्रस्ट है 1968 में एक आपसी समझौता हो गया, ट्रस्ट ने कोई अपील नहीं की उसके खिलाफ और ये कोर्ट में समझौता हुआ, दोनों पक्ष इस पे सहमत हो गया, बंटवारा भी हो गया, 13 एकड़ उधर गया, इस तरह से बंटवारा भी हो गया भूमि का। तो एक थर्ड पार्टी बाहर से आती है, वो आके जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे तो रोजाना लोग पिटीशन करते रहेंगे। आप कोई पिटीशन कर दिए, कल मैं परसों कर दूंगा, यहाँ पैनल पे 5 लोग हैं, 5 लोग यही पिटीशन कर सकते हैं, उसे कोर्ट सुनेगी, खारिज करेगी, एक्सेप्ट करेगी, वो एक अलग बात है। तो ऐसे तो 100 करोड़ 120 करोड़ का देश है, कितनी पिटीशन हो जाएगी। ये 1991 का जो कानून लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि इस तरह के विवाद खत्म हो, देश में दोबारा अशांति का माहौल ना हो। बिल्कुल ठीक। मैं बाकी मेहमानों से भी उनको भी बहस में लाऊं, फिर आता हूं दोबारा मैं आपके पास। बड़ी विचित्र बात है, एक तरफ मेरे भाई कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करे चाहे डिक्लाइन करे, हम जा रहे हैं, जाने के हक को कैसे रोक सकते हो आप, हम बार बार जाएंगे और क्यों नहीं जाएंगे, आखिरी दम तक जाएंगे। यही बात ओवैसी कह रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है। अरे आप बीच में नहीं बोलो, जाना चाहिए, लेकिन उनको इस बात पर एतराज है कि हम कब तक मुकदमा करते रहोगे, कोई भी खड़ा हो जाएगा अपील कर देगा। आपको ये छूट हासिल रहे कि आप कयामत तक मुकदमा लड़ो, ठीक, लेकिन दूसरे पक्ष को ये छूट हासिल नहीं रहे कि वो अदालत जाए। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो संभव नहीं, न व्यवहारिक तौर पर संभव, न राजनीतिक तौर पर संभव, न कानूनी तौर पर संभव, तीनों तौर पर भारत में संभव नहीं। आपको भी छूट है मुकदमेबाजी की, दूसरे पक्ष को भी छूट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जी अयोध्या का मुद्दा क्यों उठा दिया, बोले काशी का मुद्दा, अरे औरंगजेब ने सारे मुद्दे उठा के वो तो निकल लिए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब क्या करें, मुद्दे नहीं उठेंगे। और जो लोग औरंगजेब के नाम का पट्टा गले में डाल के घूमना चाहते हैं वो घूमे, लड़ाई, वो विषय नहीं। मैं मुन्ना खान और मनोज पंडित के पास आऊं, दोनों राजनीतिक लोग हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं। उससे पहले मैं एक बुनियादी बात कहता हूं, यही बात मैंने आज नहीं, मैंने अयोध्या के समय में भी कही थी इस बात को, काशी के प्रसंग में भी कह रहा हूं, मथुरा के प्रसंग में भी कह रहा हूं। जिस समय यहां मस्जिदें बनी, ज्ञानवापी और ईदगाह, उस समय हिंदुस्तान की आबादी होगी कितनी, 10 लाख 15 लाख कुल पूरे देश भर में, 10-15 करोड़ पूरे देश भर में रही होगी, को इतनी भी ना हो। आजादी के समय 32 करोड़ थी, जमीन इफरात में थी, लोग कम थे, ठीक, और सुल्तान आलम शहंशाह हिंद को कौन रोक सकता था, ना तो तब विकास प्राधिकरण थे, ना नगर पालिकाएं थी, ना चुंगी थी, ना नक्शा बनता था, ना आरसी होती थी। अरे हटके मेरे भाई, इससे चौगुनी बड़ी मस्जिद बनाते, कोई रोक रहा था? काशी में, मथुरा में, वहीं ऊपर चढ़ा के क्यों बनाई मस्जिद? बोले छोटी बनाना मंजूर है, लेकिन बनाएंगे सिर्फ खोपड़ी पे, क्यों भाई, कोई रोकते? औरंगजेब को कुछ
हाथ पकड़ रहा था। बनारस में जहां मुस्लिम आबादी रहती का बाहुल्य है आज भी, जिस इलाके में वहां मस्जिद जाके बनाते और चौड़े में बनाते, 2-4 गांव मस्जिद बना लेते अकेले। ये तो ऐसा हो गया जैसे दिल्ली में लक्ष्मी नगर में होता है 30 मीटर के प्लाट पर है 16 फ्लैट बना दिए। वहां तो गरीबी है इसलिए मजबूरी है। औरंगजेब को तो मजबूरी नहीं थी, क्यों नहीं बनाया? 100 एकड़ में मस्जिद बनाते। मैं आज तक सबसे ये उत्तर मांगा, कोई उत्तर नहीं दिया मुझे वो वजह बता दो भाईजान कि इस वजह के चलते हमने वहां मंदिर के सिर पर मस्जिद बनाई। ऐसे भाईचारा बनाएंगे? दूसरे को चारा बना के भाईचारा नहीं आएगा ना। अयोध्या ने एक रास्ता दिखाया ना। कानून, जो बात अभी यतीमा कर रही थी, कानून से ही हुआ ना। खैर, मुन्ना खान साहब, आपसे और मनोज पंडित से पॉलिटिकल बात करूंगा। 24 साल भी सामने है और चुनाव भी सामने है जी। बाकी सब चीजें तो ठीक ही ठीक है, राजनीतिक मुद्दे तो हैं ही, लेकिन 3 बड़ी घटनाएं भी हैं। अयोध्या में मंदिर का लोकार्पण है 22 जनवरी को, और नई लोकसभा का चयन 5 महीने के भीतर हो जाएगा, उससे एक दिन आगे नहीं जा सकता। 5 महीने मैक्सिमम, 3 महीने 90 दिन के भीतर लोकसभा इलेक्शन का कार्यक्रम आ जाएगा। इतना कम समय। अयोध्या का मंदिर का लोकार्पण है। ज्ञान वापी पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो आजकल हो रही है, लेकिन मानकर चलिए दिसंबर में नहीं, जनवरी के पहले हफ्ते में सबमिट हो जाएगी तो वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगा कि वहां अंदर क्या मिला, क्या पाया। क्या जी। शंख मिला, घड़ियाल मिला, चक्र मिला, गदा मिला, धनुष मिला, क्या मिला, फूल मिला, बाण मिला, हाँ जो भी मिला वो आ जाएगा। और उसी से पहले, उसी समय में, किसी समय मथुरा में भी वही काम शुरू हो जाएगा जो अयोध्या में हुआ, जो काशी में हुआ, सर्वे का। नहीं, ये 3 बड़ी घटनाएं भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगी? अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी कि उसमें क्या मिला, सांप मिला, बिच्छू मिला, घड़ियाल मिला। लेकिन एक सवाल ये भी है कि 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से जनता को क्या मिला, इसका भी सर्वे होना चाहिए। और ये इसी का नतीजा है, ये इसी सवाल के जवाब है कि जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी 2024 में, इसलिए ये कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान में छुपने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सरकार के पास युवाओं के सवाल नहीं, किसान के सवाल नहीं, जवान के सवाल नहीं, महिलाओं के रक्षा के सवाल। राजस्थान और तेलंगाना में तो आप गरीब, किसान, रोजगार, मजदूर सबकी हिमायत की सरकार चला रहे थे। 24 तक ढोल बजाते रहो। अरे मुन्ना खान, एक मिनट भाई, ढोल बजाते रहो। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान, मुन्ना खान साहब एक मिनट रुकिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप गरीबों की, नौजवानों की, महिलाओं की, अकलियत की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार चला रहे थे आपके मुताबिक, ठीक? स्वर्ग धरती पर उतार दिया था, जन्नत उतार दी थी आपने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। काहे हटा दिया पब्लिक ने? देखिए अमिताभ जी, चुनाव तो हिटलर भी जीतते थे, सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, 10 सेकंड ओनली जी। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 5 सिस्टम से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मसल से, भारतीय जनता पार्टी के पावर से, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया से और भारतीय जनता पार्टी के मसल से। ये मसल 2 बार कह दिया, 4 ही हुए। मसल 2 बार 4 ही हुए, गड़बड़ा गया थोड़ा। कोई नहीं, 4 भी काफी है, 4 भी काफी, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। लेकिन बात एक नपना एक रखो, हम आपको बिल्कुल 100 में 100 नंबर देंगे। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में भाजपा ही जीते, ये हिटलर है भैया? सुन लो मनोज पंडित, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप जीते, मुन्ना खान करे हिटलर है, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि तेलंगाना में ये जीते तो ये मुसोलिनी है, ये नहीं बोल रहे भाई। नपना तो एक ही रखना होगा। तेलंगाना में आप जीते तो आप गौतम बुद्ध हो,
अजब तो अजब भाई, तमाशा कर रहा है यार, ऐसा ना करो, कोई देश की जनता ने भांग नहीं खाई महाराज। अमिताभ जी मैं जवाब दे दूं? ना ना, अभी नहीं दे जवाब दो, हमने देश को जवाब दे दिया। जो आपने गोलमोल जलेबी छानी, मैंने उसको सीधा कर दिया जलेबी को। अब नहीं ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ना ना, अभी नहीं। इसलिए ये सब बातें नहीं चलती मित्र, ना कि हम जीते तो हम गौतम बुद्ध हैं, अब दूसरे जीते बोले ये तो चोर है, ये नहीं चलेगा, ये मजाक बनती इसकी।